नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर में 1 किलोमीटर तिरंगा रैली निकाली गई। शहर के जब्बार कॉलोनी के समीप एक युवती का शव पेड़ से लटका मिला। बीदर शहर में कल चौबारे से तिरंगा रैली निकाली जाएगी। राज्य इकाई अध्यक्ष कटिल के भविष्य पर सवालों के बीच बीजेपी ने खोला 2023 कर्नाटक चुनाव के लिए वार रूम। कर्नाटक के कोप्पल जिले में गुरुवार को अंतर धार्मिक संबंधों को लेकर 2 गुटों में हिंसक। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर शहर के गुम्पा से तिरंगा के साथ साथ एक विशाल तिरंगे की रैली निकाली गई। यह गुम्पा के सिद्धारूढ़ मठ से निकलकर शहर के नेहरू स्टेडियम पहुंचकर समाप्त हुई। इसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। बीदर शहर में जब्बार कॉलोनी के समीप किले की चौदीवारी के निकट एक 10 वर्षीय लड़की की लाश पेड़ से लटकी मिली। इस संबंध में प्राप्त सूत्रों के अनुसार लड़की का नाम सुधा और पिता का नाम पुट्टराजू है। वह शहर की लेबर कॉलोनी की निवासी हैं। इस मामले को न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मौके पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जाँच शुरू की है। संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। उम्र क्या है? उम्र 10 साल है। क्या वजह है फांसी डाल लेने का? क्या भी नहीं, मैं नेता से घर में से नहीं था। वो कब से नहीं थे आप घर में? 2 दिन से घर में से नहीं था। आपके वाइफ है, आपके बीवी? रेलवे सर, मैंने रेलवे। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आज देश में हर ओर अमृत महोत्सव की तैयारी कर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बीदर शहर में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद 2 बजे चौबारे से एक रैली निकाली जा रही है। इसमें मुस्लिम ह्यूमन राइट के जिला अध्यक्ष सैयद वहीद लखन, मुस्लिम संघर्ष समिति के अध्यक्ष सैयद मंसूर खादरी और अन्य कई संगठनों ने अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। रैली चौबारे से निकलकर गवान चौक, शाहगंज, अम्बेडकर चौक, भगत सिंह सर्कल से होते हुए बसवेश्वर चौक पहुंचकर समाप्त होगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। 75वां यौम आजादी का दिन है। दिन 15 अगस्त है। इस दरमियान में जो यहाँ की गवर्नमेंट, जो हमारे भारत देश की गवर्नमेंट जो इंस्ट्रक्शन दी है कि हर घर घर पे झंडा रहना, हर कारोबार पे झंडा रहना और झंडा हर गलियों में लहराते रहना, जो पदयात्रा के शक्ल में जो हम लोग पूरे यहाँ के नौजवान बीदर के तमाम लोग मिलकर जो है ना कल जुमा के दिन बाद नमाज जोहर जुमा के दिन जो है ना रैली निकाल रहे हैं। जामा मस्जिद से लेकर चौबारा से गावन चौक से होती हुई जो है ना शाहगंज कमान से होते हुए बाबा साहब अम्बेडकर सर्कल पर और फिर भगत सिंह सर्कल पर और उसके बाद में बसवेश्वर चौक पर इस रैली का इख्तिताम अमल में आएगा। इसके अंदर हमारी जो रैली को उद्घाटन करेंगे यानी कि आगाज करेंगे अली जनाब बीदर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीसी साहब और जो है ना हमारे यहाँ के एसपी साहब जो है ना इस रैली का आगाज करेंगे और वो लोग भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ साथ कर्नाटक साहित्य परिषद के जो मेंबर्स हैं, कमेटी है, वो कमेटी भी हमारे साथ में है और तमाम के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाईचारा के हिसाब से जो है ना इस रैली को मुनज़्ज़म तरीके से निकाली जा रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहुत खुशी का दिन है क्योंकि हमारी आजादी होकर हम लोग आजादी मिलकर जो है ना 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं, हुए हैं। इसलिए तमाम के तमाम जो इंसानियत, जो बीदर का भाईचारा है, उसकी खुशी का दिन मनाने के लिए हर गली गली में, हर घर में, हर कारोबार पर सब जगह झंडे लहरा कर जो है ना हम इसका इस्तेकबाल कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे इस प्रोग्राम में तमाम के तमाम लोग मिलकर जो है ना इस रैली को अंजाम देने के लिए हमारा साथ देने आ रहे हैं। और कल मेरी यहाँ की शहरियान बीदर की मौजूद शहरियान बीदर से मेरी अपील है कि तमाम लोग इस मुकद्दस दिन को, जो हमें आजादी मिली, उस दिन को खुशी के साथ मनाने के लिए तमाम लोगों से मैं जो है ना अपील करता हूँ। आज हमारे मुल्क में
आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए सारी तैयारियां जोरों शोर पर जारी हैं और इसको लेकर भारत सरकार और तमाम राज्य सरकारें भी बहुत ही उत्साहित हैं और लोगों में जोश व खरोश पाया जाता है। इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा कि हम तमाम लोगों को भी चाहिए कि हुकूमत की सुर में सुर मिलाते हुए इस महोत्सव में अपना भरपूर किरदार अदा करें। खासतौर से कल जो रैली आयोजित हो रही है जामा मस्जिद बीदर से, उस रैली में भरपूर हिस्सा लें और तमाम खास तौर से दीगर मज़ाहिब के साथ साथ मुसलमानों से भी मेरी अपील है कि वो भी इस उत्सव में अपना भरपूर ताउन पेश करें। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज़ादी हासिल करने के लिए हमारे शहीदों ने और हमारे जो बड़े लोग थे, बुजुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ मुसलमानों ने भी दी हैं। लेकिन अक्सर मुसलमानों की कुर्बानियों को नज़रअंदाज किया जाता है, ज़्यादा याद नहीं किया जाता। इसकी वजह यही है कि इन मामलात में जहाँ देशभक्ति का मुजाहरा करने की बात है तो मुसलमान इसमें अक्सर लापरवाही से काम लेते हैं, क्योंकि आज का ये दौर जो है ये दौर ज़्यादा दिखावे का दौर है। इसलिए कि एक अंग्रेज ने एक बहुत खूबी की बात कही थी कि नेशनलिज्म इज द लास्ट रिसोर्स ऑफ द स्काउंड्रल्स, यानी फितना परवर जो लोग होते हैं उनके लिए वतनी उनकी आखिरी पनाहगाह होती है। ये बड़ी खुशी की बात है कि ये तिरंगा अपनी पहचान बता रहा है, अपना रंग पूरे मुल्क में बिखेर रहा है। ऐसे में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इस तिरंगे का मान करें, सम्मान करें, अपने अपने घरों पर तिरंगे को लहराएं। एक परसों ट्वीट जो मैंने देखा बड़ी ही पसंद आई मुझे बात, एक शख्स ने झंडा हाथ में लेकर ये ऐलान किया, तिरंगा तो मैंने हासिल कर लिया है, अब मुझे घर की जरूरत है जिस पर मुझे ये तिरंगा लगाना है। बीदर में रहे मस्जिदों के इमामों और मौजन को सरकार द्वारा दिए जाने वाले महीने का वेतन हासिल न होने की शिकायत करते हुए इमामों और मौजनों ने केपी न्यूज से बात कर अपनी विविधा सुनाई। इसके अलावा इन लोगों ने हमारे संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान से भी इस मामले में मदद करने की अपील की है। इसके अलावा इस मुद्दे पर जिला वक्फ अधिकारी मोहम्मद अब्दुल लतीफ ने इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया और वेतन को जल्द से जल्द जारी करने का आश्वासन दिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम नसीर अहमद अदील है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर जनाब अयाज खान साहब के पास आए थे कि आपकी वालिदा मोहतरमा का कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ। हमने दुआ की और अभी भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला सलामत नसीब फरमाए। और सब लोगों ने दुआ की। उसके बाद उन्होंने हमसे एक बात पूछी कि क्या लोग आपका कोई मसला है और आपकी वक्फ बोर्ड की तनख्वाहें बराबर आ रही है नहीं आ रही। तो उसके अंदर से जो लोग हैं बशमूल मेरे, हमने कहा कि कुछ लोगों की पेंडिंग है और इतनी पेंडिंग है कि केवाईसी करने के बाद भी और केवाईसी कुछ लोगों ने नहीं किया है, जिसकी वजह से कोविड के बाद से ख़ास तौर से उनके पैसे रुके हुए हैं। किसी की 1 साल से रुकी हुई है, किसी के 6 महीने 8 महीने से पैसे रुके हुए हैं। तो इस बारे में उन्होंने सोचने के बाद उन्होंने तयक़ुन दिलाया। उसके बाद जनाब ज़मीर अहमद खान साहब बेंगलुरु से यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, उनसे भी उन्होंने मुलाकात कराई। उनके सामने भी बात रखी हमने, उन्होंने भी बात की और उन्होंने कहा कि जनाब अयाज खान साहब से आप कॉन्टेक्ट में रहिए, हम तमाम ऑफिसर को भेजेंगे और उसके बाद बात करेंगे। आज उन्होंने तमाम ऑफिसर को बुलाया और हमारे बिदर के जो डिस्ट्रिक्ट के जो ज़िम्मेदार हजरात हैं वक्फ बोर्ड के उन्होंने भी आए और हम तमाम हुफ़ाज़ किराम भी आए। बहुत सारे लोगों को भी मैसेज किया गया था कि तमाम लोग आएँ जिन जिनको ये प्रॉब्लम है। कुछ लोग अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके, हम लोग आए हैं। इसके अंदर बहुत सारे लोगों के पैसे कुछ महीनों से नहीं आ रहे, किसी के 1 साल से नहीं आ रहे। वक्फ ऑफिसर से वो लोग आए थे। उसके बाद वक्फ ऑफिसर ने हमारी पूरी मुकम्मल बात सुनी। बात सुनने के बाद उन्होंने हमको यकीन दिलाया कि हम ज़रूर तुम्हारी जो भी बात है सुनने के बाद यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे हमारी बातों को बेंगलुरु को और पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करके हमारा पूरा काम करेंगे इंशाल्लाह। हमें भी यकीन है और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमको ये काम करने के लिए और तयक़ुन दिलाया और हमको हमारे काम के ऊपर हमारी बात सुनी। केपी न्यूज़ की जानिब से और इस चैनल की जानिब से हम आप वक्फ बोर्ड ऑफिसर्स जो बेंगलुरु में है, जो मेन ऑफिस है, वहाँ पर भी हम ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट और पूरे स्टेट के लेवल के हिसाब से जो भी इमाम मुअज्जिन और जो भी हजरात हैं, इन तमाम की जो भी परेशानियाँ हैं उन परेशानियों को सुनें और मुकम्मल हल करें।
इस मामले के अंदर इस तहरीक में सबसे बड़ा जो किरदार है जनाब ज़मीर अहमद खान साहब जो बेंगलुरु के एमएलए साहब हैं, उनका बहुत बड़ा किरदार है। वो यहाँ पर आए थे जनाब अयाज खान साहब के वालिद मोहतरमा के इंतकाल पर पुरसा देने के लिए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी इस काविश को, कोशिश को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आपको भी सेहत कामिल आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमाए। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उसके साथ साथ जनाब अयाज खान साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी इस बात को सुनी और सुन करके इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डिस्ट्रिक्ट वफ़ ऑफिसर मोहम्मद लतीफ़। यहाँ पर जो है हमारे बिदर डिस्ट्रिक्ट में जो है तकरीबन 1000 इमाम मौज़न है हमारे पास। मैं समझता हूँ कि हमारे वक्फ बोर्ड से भी बहुत अच्छा उनको जो है सहूलत मिली है, टाइम पर टाइम भी उनको सैलरी होती है। बट वो जो है 30 से 35 या 40 जो है इमाम मौज़न हमारे पास जो हैं उनको सैलरी नहीं मिली, बल्कि पास हमारे पास जो है एक कंप्लेंट लेकर आए थे। मगर हम उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे वेरीफाई करने के बाद हमको ये मालूम हुआ कि उनका KYC या कभी दूसरे बैंकों में जो है डबल अकाउंट रहने की वजह से जो है उनको रिजेक्ट किया गया है, पेमेंट नहीं हुआ उनका। बट नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं KYC अपडेट करके ला के देने के बाद जल्द से जल्द मैं बेंगलुरु को हम वक्फ बोर्ड को फॉरवर्ड करूंगा। इंशाल्लाह मैं CO साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द जो भी उनका अमाउंट बाकी है वो रिलीज़ करे बोल के लिस्ट बना के भी हम भेजने के बाद उनको रिक्वेस्ट करेंगे हम कि जल्द से जल्द रिलीज़ करो बोल के। 1000 लगभग 1000 में से 30 से 35 जो है हमारे पास पेंडिंग है KYC रहने की वजह से। वो भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस में पेंडिंग नहीं है, बल्कि ये इमाम मौज़न को ही हम जो है उनके पास ही पेंडिंग है ये। और एक हमारे ऑफिस की तरफ से एक इमाम मौज़न के लिए एक पर्टिकुलर जो है व्हाट्सएप भी ओपन किया है, हम ग्रुप बनाए हैं। वो जो भी हमारे प्रॉब्लम जो भी रहते हैं उनके हमको वो शेयर करते हैं। और इसमें आया साहब सब भी मेरे को एक रिक्वेस्ट करे कि भाई इमाम मौज़न का ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, इनका हल कर दीजिए बोल के। तो उनकी बात को रखते हुए मैं पूरा उनको कबूल किया हूँ, उनके प्रॉब्लमों को इंशाल्लाह जल्द से जल्द फॉरवर्ड करके रिलीज़ करने की कोशिश करूँगा। मैं KYC अपडेट करके ला के देने के बाद इमाम मौज़न में जल्द से जल्द भेजने की कोशिश करूँगा, रिलीज़ करने की भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा CO सर को। अब देखते हैं समाचार राज्य के। बेंगलुरु शहर के KSBA में एक वरिष्ठ वकील किरण ज्वाली को पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किए जाने पर एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त मोहम्मद शकील ने कार्यक्रम का संचालन किया और ज्वाली को सम्मान किया गया। इस अवसर पर सभी मुबारकबाद देते हुए ज्वाली के कार्यों के संबंध में बात की। बेंगलुरु से सैयद सुल्तान का कवरेज। A man who came from a small hamlet of Dharwad, known as the education center of Karnataka. Gentlemen, today we are proud to have him as a state prosecutor who will be handling the entire Karnataka with his experience and will share with among the brothers in the advocacy field. Also, I welcome all the colleagues who have come here, gentlemen, ladies and everybody. So let us start the main program. A small speech by Mr. Sampat Kumar first on his development. I would like to thank Mr. Suhail. Always he invites me whatever program happens in Billiards Club. I also, even when I was a mayor, when Mr. Suhail came and said that we have to. Having been appointed as the Karnataka State Public Prosecutor. For a person who has just started her career in 1982, basically on the defense side, trying to protect the law and its proper usage or misusage being highlighted. It took me 41 years of that practice without any aid and support of anybody else. 40 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ये नतीजे पे पहुंची है कि कर्नाटक स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का पोस्ट को मुझे ग्रहण करके उधर का काम काज निभालना है। सरकार ने इस बोझ को मेरे कंधे पे रखने के कारण अब उसको सही ढंग से मुझे कर्तव्य करने का फर्ज बनता है। मालिक से दुआ करता हूँ कि वो काम में मैं कामयाब हूँ। इसी सिलसिले में हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहिए इस खुशी के अवसर? क्या बताऊँ, मैं इतना ही बोल सकूंगा कि काबिलियत के ऊपर मुझे पहचाना गया है। वक्त लगी है, लेकिन काबिलियत को आखिर में कुछ तो मर्यादा मिली है। हमारे अवाम आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो किस नजरिए से आप देखते हैं?
नहीं, आवाम से क्या मुझे कर्तव्य क्रिमिनल लॉस की तरफ से, स्टेट के तरफ से मुझे अब न्याय देना है, तो मुझे काम सही ढंग से करना है, जिसके जरिए से लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में सही रहे। इस तरीके से मैं आवाम को सेवा कर सकता हूँ। थैंक यू। Good evening, everybody. Today it's a great honor to be in Billiards Club because eminent advocate Mr. Kiran Javli has been appointed as the state prosecutor. He's been a wonderful, hard-working advocate, and I think he will bring justice to the state, and he'll be doing a good job. ಇವತ್ತು ಕಿರಣ್ ಜವಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಿರಣ್ ಜವಳಿ ಅವರು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಲೀಗಲ್ ಫೆಟರ್ನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಅದು ಗೆಲ್ಲುವಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. बिलियार्ड एसोसिएशन को इनवाइट किए और उन्होंने हमारे स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनाब किरण जवली साहब का फेलिसिटेशन मुनक़्क़द किया गया था. इस इजलास में मुझे चीफ गेस्ट की हैसियत से बुलाया गया, तो एक अच्छा मौका था. मैं एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से मैंने बहुत सारे केसेस इन्वेस्टिगेट किया हूँ. मेरा राब्ता पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रहा और आज जो है जब स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उन्होंने फेलिसिटेट किया तो मुझे चीफ गेस्ट बनाकर यहाँ पे बुलाया गया है. तो ये अच्छी जोड़ी है. एक तरफ पुलिस ऑफिसर में इन्वेस्टिगेट कर रहा था और प्रोसिक्यूटर्स की जवाबदारी है कि इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट के सामने पेश किया जाए. जब तक प्रोसिक्यूटर की तरफ से केस का अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं होता, कितना भी बढ़िया इन्वेस्टिगेशन हो, हम उस केस में कन्विक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. आज जो है इन्वेस्टिगेशन करना जितना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट जो है मुजरिमों को सज़ा भी दिलाना है. तो ये मौके के ऊपर मैं बहुत सारी मेरी पुरानी यादें, मेरे कांटेक्ट जो है पिछले स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, उसमें एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनाब B.R. नंजुंडया का भी जिक्र किया और जनाब जस्टिस फारूक साहब का भी जिक्र किया. तो ये हमारी अच्छे संबंध रहे और आज का ओकेजन जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर चंद पुराने केसेस का जिक्र करने का भी मौका दिया गया. तो मैं बिल्कुल खुश हूँ और हमारे जवली साहब जो हैं उनको रियासत कर्नाटक की तरफ से बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है. स्टेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो बनते हैं ये हाईकोर्ट में स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव बन के काम करेंगे. सूत्रों ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पद पर बने रहने को लेकर सवालों के घेरे में आने के बाद भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के बाहर होने की अटकलें लगाई जा रही हैं. कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता B.S. येदियुरप्पा ने संकेत दिया कि राज्य भाजपा अध्यक्ष कटील अपना कार्यकाल समाप्त होने पर पद छोड़ देंगे, जो कि अगस्त के अंत में है. कटील और भाजपा पदाधिकारियों ने हालांकि अगस्त के अंत में उनके बाहर होने की संभावना की खबरों का खंडन किया. येदियुरप्पा ने कहा है कि किसी पदाधिकारी का कार्यकाल समाप्त होने पर परिवर्तन होना स्वाभाविक है. कर्नाटक के कोप्पल जिले में गुरुवार को अंतर धार्मिक संबंधों को लेकर दो गुटों में हुए हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए. घटना जिले के हुलीहैदर का है, जहां प्रेम प्रसंग को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए. मामला इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया. घटना के बाद गाँव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है. घायलों का इलाज कराया जा रहा है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हिंसक झड़प में 60 वर्षीय वेंकप्पा और 22 वर्षीय बाशा की मौत हो गई है और दोनों गुटों के कम से कम 4 अन्य लोग घायल हैं. झड़प के दौरान दोनों ही गुट लाठी डंडों और हथियार से लैस थे. पुलिस ने कहा कि जिन 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई है उसमें एक मुस्लिम और दूसरे वाल्मीकि समाज के लोग शामिल हैं.
जल संसाधन मंत्री गोविंद कारजोल ने मुख्यमंत्री को बदलने की अटकलों के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए बुधवार को कहा कि सबसे पुरानी पार्टी के नेता कर्नाटक के विकास के लिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा उठाए गए विभिन्न कार्यों को बर्दाश्त करने में असमर्थ हैं। यह कहते हुए कि बोम्मई सीएम बने रहेंगे। कारजोल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता सीएम के बारे में झूठ फैला रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैंने कई बार कांग्रेस नेताओं से कहा है कि कम से कम एक ऐसा मामला सामने लाए भाजपा नेताओं ने किसी आयोग को स्वीकार किया हो ताकि कार्रवाई शुरू की जा सके। कुछ लोग कांग्रेस नेतृत्व के इशारे पर भाजपा पर ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं। भाजपा राज्य में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, कई ऐसे काम कर रही है जिन्हें कांग्रेस सरकार ने पहले कभी नहीं किया, बल्कि वे घोटाले में लिप्त रहे। समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और
डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड हुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने हिंदी में ईश्वर के नाम पर शपथ ली। धनखड़ ने शपथ लेने के बाद जैसे ही हस्ताक्षर किए, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, बहुत बहुत बधाई। शपथ ग्रहण से पहले निर्वाचन अधिकारी ने उनके निर्वाचित होने पर प्रदान किए गए प्रमाण पत्र को पढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले सफाई कर्मियों, सहायकों और अन्य कर्मचारियों की बेटियों से राखी बंधवाई। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर इन युवतियों से राखी बंधवाई। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री को राखी बांधने वालों में सफाई कर्मी, सहायक, माली और वाहन चालकों की बेटियां शामिल थी। बिहार में एक बार फिर से सत्ता ने करवट लिया है। राजनीति के सियासी उलटफेर में सबसे ज्यादा फायदा आरजेडी को हुआ है तो बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस इस परिवर्तन से बहुत खुश नजर आ रही है। कांग्रेस को लगता है कि राज्य में भाजपा का पतन महाराष्ट्र में दल बदल और देश की सबसे पुरानी पार्टी को राष्ट्रीय राजनीति से बाहर करने के प्रयासों का परिणाम है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास ने बुधवार को चुटकी लेते हुए कहा कि राज्य में उलटफेर से लोगों के बीच भाजपा मुक्त बिहार का नया संदेश दिया गया है। दास ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति, देश की स्वतंत्रता और इसकी मान्यता की बात आती है, कांग्रेस हमेशा एक मजबूत स्तंभ रही है। भगवा पार्टी सभी छोटी पार्टियों का सफाया करना चाहती है। वह भारत में सिर्फ एक पार्टी, एक रंग और एक धर्म की स्थापना करना चाहती है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का मानना है कि राज्य ने पूरे देश के सामने उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन बहुत मजबूत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल, वाम दलों, कांग्रेस और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का हाथ थाम लिया है। बुधवार को ही उन्होंने 8वीं बार प्रदेश के सीएम के तौर पर शपथ ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यादव ने कहा, बिहार ने वही किया जो देश को करने की जरूरत है। हमने उन्हें रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा, हमारी जंग बेरोजगारी के खिलाफ रही है। हमारे मुख्यमंत्री को गरीबों और युवाओं के दर्द का एहसास है। हम 1 महीने के भीतर गरीबों और युवाओं को बम्पर नौकरियां देंगे। यह इतना बड़ा होगा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बृहस्पतिवार को बादल फटने के बाद हुई भीषण बारिश में 10 दुकानें और 3 गाड़ियां बह गई। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग ने यह जानकारी दी। विभाग ने कहा कि सुबह करीब 7:30 बजे आनी तहसील में देवती ग्राम पंचायत में हुई इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली। विभाग ने कहा कि देवती में खड़ी एक पुरानी बस और पंचायत इमारत के भी बह जाने का खतरा है। हालात का जायजा लेने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुँच गए हैं।
फिर से एक नजर डालते हैं अब तक के इन मुख्य समाचारों पर। बीदर में 1 किलोमीटर तिरंगा रैली निकाली गई। शहर के जब्बार कॉलोनी के समीप एक युवती का शव पेड़ से लटका मिला। बीदर शहर में कल चौबारे से तिरंगा रैली निकाली जाएगी। राज्य इकाई अध्यक्ष कटेल के भविष्य पर सवालों के बीच बीजेपी ने खोला 2023 कर्नाटक चुनाव के लिए वार रूम। कर्नाटक के कोप्पल जिले में गुरुवार को अंतरधार्मिक संबंधों को लेकर 2 गुटों में हिंसा। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। केपी न्यूज के आज के 9 बजे के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।